हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने क्लास 8 साइंस के कुछ चैप्टर कंप्लीट किए थे, तो मैंने सोचा कि मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स का भी एक वीडियो बनाती हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो आज हम लोग चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगी भी कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया और आपको उसका कैसे आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज है, सबसे पहले हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें पूछा है सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। तो जब हमारे बहुत सारे प्लांट्स एक ही जगह पर उगाए जाते हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। सेकंड है हमारा द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। मतलब कि पहली जो स्टेप होती है क्रॉप को उगाने की वो क्या होती है, तो वो हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती है। थर्ड है हमारा डैमेज सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। लाइक जो डैमेज सीड्स होते हैं, तो हमने डिस्कस किया था कि जो सीड क्वालिटी अगर हम लोग चेक करते हैं तो दो टाइप से हमारे सीड बिहेव करते हैं। एक तो ऐसा कि अगर वो अच्छा सीड है तो वो पानी में बैठ जाता है, और अगर वो बेकार सीड है तो वो फ्लोट करता है। तो इसका आंसर है फ्लोट। जो डैमेज सीड होते हैं वो फ्लोट होते हैं ऑन द टॉप ऑफ वाटर। लास्ट और फोर्थ है हमारा फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट डैश एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। लाइक जो हमारी क्रॉप रहती है उसको उगाने के लिए हमें सफिशिएंट सनलाइट और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सॉइल से, जो हमारी क्रॉप के लिए क्रॉप को उगने में हेल्प करें। अब है हमारा मैच द कॉलम। तो जो खरीफ क्रॉप होते हैं, तो हमारे खरीफ क्रॉप होते हैं मैडी पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप्स होते हैं वीट ग्राम एंड पी। केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं यूरिया एंड सुपर सल्फेट फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्यूअर होते हैं एनिमल एक्सक्रेटा, कोडक, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। नेक्स्ट है हमारा गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो हमें दोनों क्रॉप के दो दो एग्जाम्पल देना है। तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है पैडी और मेज, और रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है वीट एंड ग्राम। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइज़र आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। मतलब इसमें पूछा गया है कि आप बताइए कि कैसे फर्टिलाइज़र अलग है मैन्योर से। तो हमने डिस्कस किया था तभी कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, और वो एकदम क्विकली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देता है प्लांट्स को, जो प्लांट की सॉइल को नुकसान पहुंचा सकता है अगर हम लोग ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर लें तो। और ऑन दी अदर साइड मैन्यूअर जो होता है वो एक नेचुरल होता है और मेड फ्रॉम डिकम्पोज ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। और मैन्यूअर हमारा डिकम्पोजिशन से बनता है प्लांट और एनिमल वेस्ट के। इम्प्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी। और फर्टिलाइज़र्स और मैन्यूअर जो रहते हैं वो दोनों ही सॉइल के टेक्सचर को बढ़ाते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंस पूछा गया है। तो जो हमारे फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होता है, और जो मैन्यूअर होते हैं वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो इसमें पूछा गया है कि इरिगेशन क्या होता है, दो इरिगेशन के मेथड बताओ और किस तरह से वाटर कंजर्व करती है। तो हमारा आंसर है इरिगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल ऑफ देयर प्रॉपर ग्रोथ। तो इरिगेशन का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस होती है जो सप्लाई करती है वाटर क्रॉप को, रेगुलर वाटर सप्लाई करती है जिससे हमारी क्रॉप की ग्रोथ हो। इट इज़ असेंशियल इन एरिया विथ लो रेनफॉल टू इंश्योर गुड यील्ड। और इरिगेशन हमारा ज़्यादा ज़रूरी वहाँ पर होता है जहाँ पर रेनफॉल फ्रिक्वेंटली बारिश नहीं होती है, वहाँ पर हमारा रेनफॉल इरिगेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो तो दो टाइप के हमारे इरिगेशन मेथड्स होती हैं, एक होती है डीप इरिगेशन और दूसरी होती है स्प्रिंकल सिस्टम। तो डीप इरिगेशन के अंदर ऐसा होता है कि वाटर इज़ डायरेक्टली सप्लाइड टू द रूट ऑफ प्लांट थ्रू स्मॉल पाइप ट्यूब और रिड्यूस वेस्टेज। तो डीप इरिगेशन के अंदर जो पानी रहता है वो डायरेक्ट सप्लाई करते हैं हम रूट ऑफ प्लांट्स के रूट में, और स्मॉल पाइप और ट्यूब के थ्रू। और स्प्रिंकलर सिस्टम में होता है वाटर इज स्प्रिंकल ओवर क्रॉप लाइक रेन यूजिंग रोटेटिंग नोजल्स इंश्योरिंग इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेविंग वाटर।
तो स्प्रिंकलर सिस्टम आपने देखा होगा, जब भी गार्डन के किसी सेंटर में एक लंबा सा पाइप जैसा होता है जो घूमता रहता है और उसमें से पानी निकलता रहता है, तो वही हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, जो जो बिल्कुल ऐसा फील होता है कि बारिश हो रही है, ऊपर से उसके नोज़ल इस तरह से पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे हमें लगता है कि बूंदें निकल रही हैं पानी की, और ये पानी भी सेव करता है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर को। तो क्वेश्चन 7, if wheat is sown in the खरीफ सीजन what would happen। इसने पूछा है कि अगर wheat को हम लोग खरीफ सीजन में उगाएंगे तो क्या होगा। If wheat is sown in the खरीफ season June to September it will not grow properly because wheat is a rabi crop। अगर हम वीट को खरीफ सीजन में उगाएंगे जो हमारा सीजन जून से सितंबर का होता है, तो हमारी वीट प्रॉपरली ग्रो नहीं होगी, क्योंकि वीट हमेशा रबी क्रॉप होती है विच रिक्वायर्ड कूल टेम्परेचर टू ग्रो, और जिसको टेम्परेचर हमेशा ठंडा चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। खरीफ सीजन हैज़ हैवी रेनफॉल एंड वार्म वेदर, और खरीफ सीजन में काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है और उसके अंदर वेदर भी काफ़ी गर्म होता है। विच आर अनसुटेबल फॉर वीट कल्टिवेशन, जो बहुत अनसुटेबल है वीट कल्टिवेशन के लिए। द एक्सेस मॉइस्चर में लीड टू पुअर जर्मिनेशन, फंगल इन्फेक्शन एंड क्रॉप फेलियर। अगर एक्सेस मॉइस्चर होगा तो उससे हमारा जर्मिनेशन ख़राब हो जाएगा, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं और पूरी फसल ख़राब हो जाएगी। इसलिए वीट शुड बी सॉ इन द खरीफ रबी सीज़न अक्टूबर टू मार्च फॉर हेल्दी येल्ड। इसलिए हम हमेशा वीट को रबी सीज़न में उगाते हैं, जो हमारे मार्च अक्टूबर से मार्च के मंथ्स होते हैं उसमें, जिसके अंदर हमें हेल्दी वीट मिले। क्वेश्चन 8, explain how soil get affected by the continuous plantation of crop in a yield। तो इसमें पूछा है कि बताइए कि किस तरह से सॉइल पे अफेक्ट होता है अगर हम उसके अंदर कंटिन्यूस प्लांटेशन करते रहें। ग्रोइंग क्रॉप कंटिन्यूसली इन द सेम ईयर रिड्यूस द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल मेकिंग इट लेस फर्टाइल। अगर हम लोग सॉइल के ऊपर बार बार उस पर कल्टीवेशन या क्रॉप लगाते जाएंगे तो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म होता जाएगा और वो उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। Plants take nutrient from the soil to grow, and if they are not replaced, the soil become weak and less productive। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो न्यूट्रिएंट उसको सॉइल से मिलते हैं ग्रो होने के लिए, और अगर हम लोग उस सॉइल को रिप्लेस नहीं करेंगे तो सॉइल बहुत वीक हो जाएगी और उससे हमें अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। दिस कैन ऑल्सो लीड टू लेस इरोजन, और इससे हमें इरोजन फेस कर इससे हम इरोजन फेस कर सकते हैं। टू कीप द सॉइल हेल्दी, फार्मर यूज मेथड लाइक क्रॉप रोटेशन, एडिंग मैन्योर एंड ग्रोइंग प्लांट दैट हेल्प रिस्टोर न्यूट्रिएंट्स। तो अगर हमें हेल्दी सॉइल चाहिए तो फार्मर कुछ मेथड्स फॉलो करते हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन की, उस सॉइल के अंदर मैन्योर ऐड करने की, और कुछ ऐसे प्लांट ग्रो करने की जिससे न्यूट्रिएंट्स हमारे रीस्टोर हो जाएं। क्वेश्चन 9, व्हाट आर वीट, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। तो वीट हम सबको पता है कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो जंगली पेड़ होते हैं हमारी क्रॉप में उग जाते हैं क्रॉप के साथ, तो उसको हम लोग वीट बोलते हैं। Wheat are unwanted plants that grow along with crop and compete for nutrient, water and sunlight। तो जो हमारे वीट होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप के साथ उग जाते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट हमारी सॉइल में से ले लेते हैं। दे कैन रिड्यूस क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड, और वो हमारी क्रॉप ग्रोथ और यील्ड को भी रिड्यूस करते हैं। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं 4 तरह से। वीटिंग बाय हैंड, हम उसको रिमूविंग वीट मैनुअली यूजिंग हैंड और अ टूल लाइक होए। तो हम वीट को हाथ से निकाल सकते हैं और एक टूल होता है उसकी हेल्प से हम लोग इसको मैनुअली निकाल सकते हैं। यूजिंग हर्बिसाइड्स, हम उसको उसके अंदर स्प्रेइंग कर सकते हैं केमिकल, जिससे हमारी वीट किल हो जाए और हमारी क्रॉप को हार्म नहीं करे। प्लॉगिंग, टर्निंग द सॉइल बिफोर सोइंग, सीडिंग टू अप्रूव्ड वीड्स। हम सॉइल को हम लोग टर्निंग करते हैं, लाइक सॉइल की खुदाई करना, जिससे जो हमारे सीड होते हैं वो अंदर चले जाएं और अप्रूट्स जो होते हैं वीट के वो बाहर आ जाएं। क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन अ डिफरेंट सीजन टू प्रिवेंट वीट ग्रोथ।
और अगर हम लोग डिफरेंट क्रॉप अगर ग्रो करेंगे डिफरेंट सीजन में तो इससे हमें वीट ग्रोथ हमारी प्रिवेंट हो सकती है। तो यही हमारी एक्सरसाइज 1 थी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अटेंडिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।